शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के लिए गांधी जी को न जाने क्या कुछ कहा जाता है। आजकल तो सावरकर से भी संबंध जोड़े जाने लगे हैं। तो ऐसे में क्वाराफ्लिक्स पर आइए जानते हैं कि सच्चाई वही है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाई जा रही है या फिर कहानी कुछ और है। बात 28 अक्टूबर 1928 की है। साइमन कमीशन का लाहौर में तगड़ा विरोध हुआ। बौखलाए अंग्रेजों ने क्रूरता की लाठियां स्वतंत्रता सेनानियों पर चलवा दी। उप निरीक्षक सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर सीधी लाठी चलाई, एक सीने पर, दूसरी कंधे और तीसरी सिर पर लगी। बुजुर्ग लाला लाजपत राय लाठियों की मार से पूरे 18 दिन लड़े और 17 नवंबर को देह त्याग दिया। लाला जी की नीतियों से भगत सिंह भले ही खिलाफ हो गए थे, मगर लाला जी पर पड़ी लाठियों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। ऐसे में 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट को मारने का प्लान बना। स्कॉट को पहचानने की जिम्मेदारी जयगोपाल की थी, जिसने आगे चलकर भगत सिंह से गद्दारी की। जयचंद बना और सरकारी गवाह बन गया। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। स्कॉट की जगह सामने 21 साल का सैंडर्स आ गया। राजगुरु ने पहली गोली में सैंडर्स की खोपड़ी खोल दी। भगत सिंह ने 3-4 गोलियां और दाग दी ताकि कोई गुंजाइश न रहे। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत होने कलकत्ता चले गए। उधर भगत सिंह के कानों में फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेला के शब्द गूंज रहे थे, जो लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने पढ़े थे। शब्द थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इन्हीं शब्दों को जहन में रखकर भगत सिंह कलकत्ता से आगरा आए। बम बनाने का काम सीखना शुरू किया। गांधी जी और सरदार भगत सिंह दोनों आज़ादी चाहते थे, मगर दोनों के रास्ते अलग थे। हिंसा और अहिंसा को छोड़ दें तो दोनों में कई समानताएं थीं। दोनों ही सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देते थे। भगत सिंह नास्तिक थे तो गांधी जी परम आस्तिक, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के खिलाफ। खैर, कुछ दिन बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली सभा में बम फेंका। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लाल पर्चे फेंके। पर्चे में लिखा था, हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं, मगर मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति के अवसर पर कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। बम फेंकने के बाद चाहते तो दोनों अफरा तफरी के माहौल में भाग सकते थे, लेकिन उंगलियों पर पिस्तौल नचाते भगत सिंह वहीं खड़े रहे, जो उनकी फांसी का एक कारण भी बनी। क्योंकि बम फेंकने के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन लाहौर केस में पाया गया कि जिस पिस्तौल से सैंडर्स की हत्या हुई वो भगत सिंह की थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले फैला रहे हैं कि सावरकर भगत सिंह के आदर्श थे, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जब सावरकर दर्जन भर माफ़ी मांगकर रत्नागिरी पहुंच चुका था, तब भगत सिंह अपने वकील से कहते हैं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, ये तो अच्छी बात है कि इस उम्र में फांसी लगे और इतना कह गाने लगते हैं, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। निचली अदालत ने भगत सिंह से पूछा था कि उनके इनकलाब का क्या भाव है, तो वो कहते हैं, क्रांति के लिए रक्त रंजित लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं, उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिरोध की गुंजाइश रहती है। और इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं, क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्याय पर टिकी वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। मार्च 1927 को भगत सिंह लाहौर में गिरफ्तार हुए। 1 महीना रेलवे पुलिस जेल में रखा गया। इस दौरान पुलिस अफसरों ने उन्हें धमकाया, फुसलाया, लालच दिया गया कि तुम क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान देकर वादाबाफ गवाह बन जाओ, ऐसा करने से तुम फांसी की सजा से बच जाओगे, अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा और तुम्हें पुरस्कार भी मिलेगा। यहाँ तक कि ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी प्रेरित किया। मगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले सावरकर को उनका आदर्श बताने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भगत सिंह ने एक पल भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं की। असल में वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, संपूर्ण नास्तिक हो चुके थे। भगत सिंह जब दूसरी बार गिरफ्तार हुए तो लाहौर साजिश केस चला और इस पर उन्होंने जो लिखा वो बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। अच्छी तरह मालूम है कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या होगा। मुझे अपना जीवन आदर्श के लिए कुर्बान करना है। इस विचार के अलावा मुझे और किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। वो कहते हैं, किसी आस्तिक हिंदू को तो अगले जन्म में राजा बनने की आशा हो सकती है,
कोई मुसलमान या ईसाई कुर्बानियों के बदले में स्वर्ग में मजे की कल्पना कर सकता है, लेकिन मैं किस बात की आशा करूं? मुझे पता है कि जिस क्षण मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे वही मेरा अंतिम क्षण होगा। आगे कहते हैं, मेरा या वेदों की शब्दावली कहा जाए तो मेरी आत्मा का खात्मा हो जाएगा। अगर मैं पुरस्कार के दृष्टिकोण से देखने का साहस करूंगा तो शानदार अंत वाला जद्दोजहद भरा जीवन ही अपने आप में मेरा पुरस्कार होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर, अब आते हैं लाहौर सेंट्रल जेल पर, जो उनकी बलिदान भूमि रही। जेल की कोठरी नंबर 14 इतना छोटा था कि 5 फुट 10 इंच लंबे भगत सिंह जैसे तैसे बस आ जाते थे। फर्श भी पक्की नहीं थी, जमीन पर घास उगी रहती थी। इसी बीच 23 मार्च की तारीख आ गई। फांसी दिए जाने से मात्र 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी कोठरी में पिंजड़े में बंद किसी शेर की तरह टहल रहे थे। उन्होंने मेहता से पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो अब वक्त ना हो। मेहता ने पूछा कि क्या देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? जवाब आया, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद जो भगत सिंह ने मेहता से कहा उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के जहन को हिला दे। भगत सिंह अपने वकील मेहता से कहते हैं, आप पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। शहीद आजम ने ये बात इसलिए कही क्योंकि 8 अगस्त 1929 को पंडित नेहरू जेल में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने और 9 अगस्त को बयान जारी कर अनशन कर रहे भगत सिंह और उनके साथियों की स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी और कहा, लाहौर जेल में भूख हड़ताल करने वाले लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे कैदियों के लिए कष्ट और तकलीफ झेल रहे हैं, जिसे झेलना विरले लोगों के ही बस की बात है। नेहरू अक्सर कहा करते थे कि भगत सिंह की बहादुरी को सलाम है, मगर हमारा रास्ता अलग है। वहीं भगत सिंह ने अपने कीर्ति नामक लेख के जरिए नेहरू से युवाओं को प्रेरणा लेने की बात कही थी, क्योंकि तरीका भले ही अलग था मगर मंजिल दोनों की एक थी और वो थी आज़ादी। खैर, सबसे बड़ी बात जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाई जाती है वो ये कि भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं किया। गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया मगर भगत सिंह पर कुछ नहीं बोले। इसका सच खुद गांधी जी बताते हैं। भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। जाहिर है गांधी जी यहाँ हिंसा और अहिंसा का फर्क समझाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी, मगर भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। गांधी जी कहते हैं, हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। गांधी लिखते हैं, मैं जितने तरीके से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की, मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी इस्तेमाल की। 23 मार्च 1931 की सुबह मैंने वायसराय को निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके काम का अनुकरण नहीं किया जा सकता। खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे का कत्ल करके न्याय तलाशने। गांधी जी ने फांसी के दिन जो चिट्ठी लिखी वो दबाव बनाने के लिए ही लिखी थी, लेकिन ऐसा करने से फांसी नहीं रुकी। मगर एक सवाल ये भी है कि अगर फांसी रुक भी जाती तो क्या भगत सिंह इसे स्वीकार करते, क्योंकि वो तो खुद अपनी माफ़ी की अर्जी लगाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पिता ने जब माफ़ी की अर्जी लगाई तभी भगत सिंह ने चिट्ठी लिख कह दिया था कि मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने स्पेशल ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त पेश की। वो आगे लिखते हैं, यह खबर इतनी दुखदाई है कि मैं इसे चुप रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस खबर ने मेरे दिल की शांति खत्म कर दी है। मैंने कभी सफाई पेश करने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही इस पर विचार किया। पिता को लिखा खत लंबा है, फिर भी भगत सिंह आगे जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। पिताजी, मैं बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ। मुझे डर है कि आपकी आलोचना करते हुए कहीं अपनी परिधि लांघ न जाऊँ। फिर भी स्पष्ट कहना चाहूँगा, यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है
यानी माफ़ी मांगता है तो मैं उसे देशद्रोह से कम कुछ भी नहीं समझूंगा। मतलब शहीद आजम इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि कोई उनकी फांसी रुकवाने के लिए माफ़ी मांगे, मगर फिर भी गांधी जी की हमेशा आलोचना हुई कि जब भगत सिंह की फांसी नहीं रुकी तो उन्होंने इरविन से समझौता क्यों किया। खूब विरोध भी झेला। तो यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि जैसे भगत सिंह अपने इरादे के पक्के थे, वैसे ही गांधी जी भी अपने अहिंसा के रास्ते पर अडिग थे। वो भगत सिंह के बहादुरी को सलाम तो करते थे, मगर उनके रास्ते का खुला विरोध करते हुए हिंसा को गैर कानूनी बता। दोनों अपने अपने तरीके से आज़ादी तलाश रहे थे, मगर सवाल ये कि जो कुछ नहीं कर रहे थे वो अब गांधी जी की निंदा और भगत सिंह से मोहब्बत दिखाने के लिए करते हैं, या कि गांधी जी के खिलाफ द्वेष की वजह से। जाहिर है वो गांधी जी का विरोध करने के लिए ही ऐसा करते हैं। भगत सिंह की फांसी की सबसे बड़ी वजह उनका गद्दार साथी था जयगोपाल, जो खुद सैंडर्स की हत्या में शामिल था। वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। ये बात जबरन खूब फैलाई जाती है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई, मगर ये कोई नहीं बताता कि उनकी फांसी उनके गद्दार साथियों की वजह से हुई। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गांधी जी को हराए बिना सांप्रदायिकता नहीं जीत सकती। गद्दार जयगोपाल को कोई नहीं जानता, जयगोपाल और उसके दूसरे साथियों को कोई नहीं कोसता, मगर गांधी हर किसी के निशाने पर होते हैं, क्योंकि वो तो सर्वधर्म समभाव की सबसे मजबूत मीनार है। गांधी को गिरा दो, बाकी इमारत खुद ही गिर जाएगी। मगर तय तो युवा पीढ़ी को करना है कि वो गांधी और भगत सिंह के विचारों की मीनार को मजबूत करेंगे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुचक्र में फंसकर उसे ढाहते चले जाएंगे। यहाँ यह जान लेना बेहद जरूरी है कि भगत सिंह कहते थे हमें पढ़ना चाहिए ताकि कुतर्कों को तर्कों से हरा सकें।